वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का सेकेंड हाफ। पिछले वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स पे बात किया था और हमने ख़त्म किया था वो चैप्टर उस टॉपिक पे जहां हम बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या फ़ायदे हमें होते हैं। आज हमारी शुरुआत होती है विथ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कई तरह के नुकसान हमें वो पहुंचाते हैं, हमें वो डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां हमसे होती हैं, हमारा खाना खराब कर देते हैं, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। इसी से रिलेटेड आगे हम फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक को भी देखेंगे। कपड़े खराब होते हैं, लेदर खराब होते हैं, ये सारे डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जिनसे हम गुजरते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो मेन दो हमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है वो है डिजीज और स्पॉइलिंग ऑफ फूड से, है ना। बहुत सारे डिजीजेज हैं जो कॉज होते हैं, हमें होते हैं इन एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो, इन प्लांट्स ऑल्सो, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी इस पार्ट में हम वो सब डिटेल में देखने वाले हैं ना। जो मैंने बात की डिजीज कॉज करते हैं, तो ये जो डिजीज कॉजिंग वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं। पैथोजेंस क्या है? वो डिजीज कॉजिंग, जो आपको बीमारी देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो कहलाते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपको बीमारी दे। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ बीमारी देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आपके पैथोजेंस कहलाएंगे। ठीक है, नाउ जैसा कि हमने कहा, हमें डिजीज कॉजिंग पे मेनली अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ये फूड वाला हम बाद में आने वाले हैं। उसी के अंदर में पहली बात जो हमको देखनी होती है कि अगर वो हमें बीमारी कर देते हैं, उनसे बीमारियां हमें होती हैं, तो वो हमारे शरीर में आते कैसे हैं, कहाँ से वो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। देखिए, एंटर करने के कई सारे रास्ते हैं। वो हवा से हो जाते हैं, वो पानी से आते हैं, वो खाने से आते हैं जो हम खाना खा रहे हैं, या वो फिजिकल कांटेक्ट से आते हैं। ठीक है, ये सारे रास्ते हैं जिससे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर करता है। यहां हम डिजीज कॉजिंग वाला बात कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर करता है और हमें वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीमारियां देता है। उसके स्प्रेड होने के, हमारे शरीर में आने के चैनल या रास्ता क्या है? हवा है, पानी है, खाना है और फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है, ये सारे तरीके हैं जिससे वो हमारे शरीर में आता है। ठीक है, डिफरेंट बीमारियां वाले जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अलग अलग रास्ता चूज करके आते हैं। कुछ खाने के थ्रू आ जाते हैं, कुछ वो पानी में होते हैं, कुछ हवा के थ्रू आते हैं, कुछ फिजिकल कांटेक्ट में है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से। और ये फिजिकल कांटेक्ट वाले को अगर हम देखें तो हम देखते हैं किस टॉपिक को? कम्युनिकेबल डिजीजेस को। देखिए, कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आता है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाई जाती है ना। पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाना। यहां इंफॉर्मेशन नहीं पास होता है, यहां क्या पास हो जाता है? बीमारी पास हो जाती है। एक बीमारी से, एक बीमार से दूसरा बीमार हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है? व्हेन ए हेल्दी पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड, है ना। एक, मान लो एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कांटेक्ट में आने से एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो गया, तो आपका ऐसा डिजीज क्या कहलाता है? कम्युनिकेबल डिजीज कहलाता है। ऐसे डिजीज जो अनहेल्दी से या इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाते हैं, वो सब आपके किस कैटेगरी में आते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज के कैटेगरी में आते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ दिए हुए हैं, कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है ना, जो नॉर्मल सर्दी खांसी, हम टीबी है। तो ऐसे कई और भी सारे आपके कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। ये फ्यू एग्जांपल आपके लिए यहाँ दिए गए हैं। देखिए, कोल्ड, क्योंकि ये हम इससे ज़्यादातर गुजरते हैं, तो इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई, जैसे आपको खांसी हो गई तो आप देखेंगे कई बार आपको, मान लीजिए सर्दी खांसी हो गई, तो आपके घर में एक दो लोग को और पकड़ लेती है, तो आप उनके कांटेक्ट में आए हैं, वायरस आपसे उन तक ट्रांसफर हो जाता है। तो उस तरह से आपको भी सर्दी खांसी, आपके परिवार में किसी और को भी हो जाती है।
तो एक तरह से क्या हुआ, इन्फेक्टेड से हेल्दी के तरफ वो ट्रांसफर हो गया, इसलिए ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेबल डिजीज कहलाता है। ठीक है, तरीका क्या है भाई, अगर आपको सर्दी खांसी हुई है तो आप बचाइए, है ना। आपको खांसना है तो ऐसे खुले में नहीं खांसिए, छींकिए नहीं खुले में, हैंकरचीफ का, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, प्रिकॉशन रखिए, हाथ धोइए। इस तरह से आप अपने परिवार को या अपने आसपास अपने दोस्तों तक ये स्प्रेड होने से आप बचा सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज हम देखना चाहते हैं वो है आपका कैरियर्स। अभी कैरियर्स क्या है, देखिए कैरियर का मतलब होता है कैरी करना, ढोना। ठीक है, तो ये ऐसे आपके इंसेक्ट्स या एनिमल्स, ठीक है, तो ये आपके ऐसे इंसेक्ट्स या एनिमल्स हैं जो आपके माइक्रोब को कैरी करते हैं। ठीक है, माइक्रोब को कैरी करते हैं और इनके संपर्क में आने से फिर हमें वो माइक्रोब अगर बीमारी देने वाला है तो हम उससे बीमार हो जाते हैं। ठीक है, सो कैरियर्स क्या है, कैरियर्स वो इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं जो उस पैथोजेंस को, पैथोजन मतलब बीमारी कॉज करने वाला माइक्रोब, उस पैथोजन को कैरी कर रहे हैं और फिर वो हमें, अगर वो हम उनके कांटेक्ट में आ गए, उन कैरियर्स के कांटेक्ट में आ गए तो हमें वो बीमारी हो जाती है। एक कॉमन कैरियर आपका है वो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब वो मक्खी है ना, सिंपल सी मक्खी जो घर नॉर्मली आपकी पाई जाती है। क्या होता है, खाना खुले में है, मार्केट में आप गए, वहां कुछ चीज बन रहा है वो भी खुले में है, मिठाइयाँ रखी हैं खुले में रखी हैं, मक्खियाँ आके बैठ रही हैं। अब वो मान लो वहां बैठने से पहले वो मक्खियाँ कहीं ऐसी जगह बैठी हो जहां से उन्होंने माइक्रोब को कैरी कर लिया हो, वहां जाके खाने पे बैठे, खाने पे माइक्रोब, वो पैथोजन आ गया, आप घर ले गए, आपने उसको खा लिया। ठीक है, उससे आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए कोशिश हमेशा यही करना चाहिए कि जहां पर भी अगर आपको ऐसा मिले जहां साफ सफाई नहीं है, जहां पर खाना ऐसे खुले में रखा है, वहां से नहीं खाना चाहिए। आपके घरों में भी ऐसे ही आपको बचाव करने चाहिए। खाना हमेशा, कोई भी मान लीजिए आप खा लिए हैं, कुछ बच गया है या खाना बनाए हैं, उसके पास बाद आप उसको रख रहे हैं तो उसको ढक के रखिए, खुले में मत रखिए। ठीक है, सो हाउस फ्लाई एक कॉमन एग्जांपल है ऑफ कैरियर। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल की मैं बात यहां करना चाहता हूं और दो इंपॉर्टेंट है। एक है आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, होपफुली शायद इसका नाम आपने सुना होगा। ये कैरियर है फॉर मलेरिया। ये मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है। ठीक है, सो विच मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी करता है द पैरासाइट फॉर मलेरिया, है ना। तो मलेरिया, कोई भी इन्फेक्टेड है मान लो मलेरिया से, जाएगा, बाइट करेगा, वहां से ब्लड लेके फिर आपको बाइट करेगा, हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, ट्रांसफर कर देगा, है ना, पैरासाइट को ट्रांसफर कर देगा, आपको भी वो हो जाता है। तो बचने का तरीका क्या है, नेट लगाना है, हमेशा बचा के रखना है, साफ सुथरा रखना है इन्वायरमेंट को, सो दैट मॉस्किटो वहां पनप ही ना सके, है ना। सो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो फॉर मलेरिया। सिमिलरली फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये आपका किसके लिए है, ये है डेंगू के लिए। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो किसके लिए है, डेंगू वायरस को कैरी करता है, इट कैरीज द डेंगू वायरस। ठीक है, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखेंगे। एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मलेरिया, फीमेल एडिस डेंगू वायरस। ठीक है, जैसा मैंने बात की इनके प्रिकॉशन, हम प्रिकॉशन क्या करें भाई इन सब से बचने के लिए, तो क्लीन रखना तो सबसे जरूरी है। अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए, ना मक्खी आएंगे ना मच्छर आएंगे। पानी को कहीं पर भी स्टोर होने मत दीजिए। कई बार क्या होता है, आजकल जैसे गर्मियां चल रही हैं, कूलर में पानी भरा, अब कई दिन से, ठीक है, थोड़ी सी बरसात हो गई, छोड़ दिया पानी वहीं पड़ा हुआ है, हमको कूलर की जरूरत नहीं पड़ रही, मगर उस कूलर में पानी पड़ा हुआ है, मच्छर पनपने लगेंगे। खराब पानी, रुका हुआ पानी या कहीं पर स्टोर ऐसा पानी, वो ब्रीडिंग ग्राउंड है मॉस्किटो के लिए, है ना, पनपने का एक पूरा एकदम जरिया है जिसकी तरफ वो पनप सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। सो हमें क्लीन रखना चाहिए हर तरह से।
खाना को ढक के रखना चाहिए। ओके, सो ये हाथ धो के चीजों को खानी चाहिए। पानी हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, प्यूरिफाइड पानी को पीना चाहिए। तो ऐसे छोटे मोटे चीज हैं जो हम करेंगे तो हम इनसे बच सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आपका कि डिफरेंट पैथोजेंस और उनसे क्या बीमारियां होती हैं और क्या क्या उनके ट्रांसमिट होने का तरीका है। चलिए, सो देखिए यहां पर हमने दिखाया आपका कि इस तरह से डिफरेंट जो माइक्रोब्स हैं उनसे क्या डिजीजेस होती हैं। जैसे वायरस को देख लीजिए, वायरस बहुत सारे डिजीजेस कॉज करता है। एक जिससे आज हम जूझ रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं, और बाकी जो एग्जांपल यहाँ पर है, साथ ही हमने ये भी रिप्रेजेंट किया है कि वो ट्रांसमिशन किस तरह से होता है ना, किस मोड के थ्रू वो हमारे शरीर में आ सकते हैं। सो जैसे कुछ बीमारियां, आपको मेनली इनके नाम याद रखने हैं और मोड याद रखना है। तो जैसे मीजल्स हो गया जो हवा के थ्रू जाता है, पोलियो जिसका हमने उसको खत्म कर दिया है ना वैक्सीनेशन द्वारा, वो आपको आता है एयर और वाटर के थ्रू। फिर आपका हेपेटाइटिस ए है जो कि एक तरह का लीवर का इन्फेक्शन है, लीवर प्रॉब्लम होता है, वो अगेन आता है आपका पानी के थ्रू। और चिकन पॉक्स है जो कॉन्टैक्ट या हवा के थ्रू आता है। सो ये सारे डिजीजेस आपका कॉज करता है वायरस। ठीक है, यहां पर इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं जो ये एनिमल्स में, या मेनली हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो वायरस से हुआ, पोलियो हुआ, मीजल हुआ, चिकन पॉक्स हुआ और हेपेटाइटिस ए हुआ। सिमिलरली बैक्टीरिया जो है आपका, बैक्टीरिया कॉज करता है कॉलेरा, जो कि पानी और खाने का माने कॉन्टेमिनेटेड वाटर या कॉन्टेमिनेटेड फूड के थ्रू हमारे शरीर में आ जाता है। तो ये दोनों पार्ट अगर हम साफ सुथरा रखें तो हम, आप देख सकते हैं, अगर हम पानी और खाने को साफ सही रखें तो बहुत सारा डिजीजेस से हम बच सकते हैं। सो बैक्टीरिया हो गया जिसके कारण हो गया कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, है ना। हमें इसकी वैक्सीन दी जाती है टीबी की। और टाइफाइड होता है पानी के थ्रू, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका पानी है, और टीबी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका हवा है। तो ये आपका वायरस के लिए हो गया, बैक्टीरिया के लिए हो गया। इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपका मलेरिया बताया था जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू होता है आपका। फिर प्लांट्स में जैसे हम बात करें, सो दो मेन एग्जांपल है आपके। एक है सिट्रस कैंकर, सिट्रस मतलब आप समझ सकते हैं ये सिट्रस प्लांट्स आपका ऑरेंजेस, लाइम, इनके बारे में बात कर रहा है। ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं आपका ऑन द सरफेस, वो होता है थ्रू एयर, और इट अटैक्स दिस बैक्टीरिया, इन दिस बैक्टीरिया अटैक्स द लाइम प्लांट्स, है ना, लाइम ऑरेंजेस इन पे अटैक करता है, और नाम क्या है, सिट्रस कैंकर। दूसरा एक फंगस है आपका जो व्हीट, बार्ली, ये सब को अटैक करता है, और जो डिजीज का नाम क्या है, रस्ट ऑफ व्हीट, जो कि हवा के थ्रू फैलता है। सो रस्ट से आप समझ सकते हैं इसमें क्या होता है कि व्हीट के जो सरफेस पे या उनके सरफेसेस पे ना, जैसे वो जंग लगने टाइप का ना, लाल लाल टाइप का निशान आपके पड़ जाते हैं, देखने में वैसा लगता है, इसलिए नाम है रस्ट ऑफ व्हीट। इससे काफी नुकसान होता है पैदावार को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं फूड पॉइजनिंग। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं फूड पॉइजनिंग को। देखिए फूड पॉइजनिंग क्या है ना, कि मान लीजिए आप अगर कुछ खराब खाना, स्पॉइल फूड को जब आप खा लेते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, तो आपको क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा खाना है जो बहुत देर से पड़ा हुआ था, ठीक है, आपने बनाया, सवेरे खाया, फिर रात में फिर खाने गए, और फिर मान लीजिए वो खराब हो गया, ठीक है, तो उसके बाद रात में उसको आपने कंज्यूम किया, तो उसके बाद हो सकता है कि आपको धीरे धीरे पेट में दर्द शुरू हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए। तो ये सब नॉर्मल लक्षण हैं आपके फूड पॉइजनिंग के। कई बार क्या होता है, बाहर से हम कुछ खा के आ रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, वहाँ जिसने भी वो तैयार किया है स्ट्रीट फूड, उसने उसको ज़्यादा साफ सफाई देखा नहीं, ठीक है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके आ गए। तो ये सब कारणों से आपका फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसमें बेसिकली आपका स्पॉइल्ड फूड है ना, वो कंज्यूम करने से आपका फूड पॉइजनिंग होती है, और ये काफी सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल, कई बार तो नॉर्मल पेट दर्द, वॉमिटिंग ये सब होगा, मे बी आपको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़े, पर सीवियर केसेस में ये डेथ कॉज भी करता है। सो हमें बहुत ही बचा के आपको खाना को कंज्यूम करना चाहिए,
हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश खाना ही हम खा रहे हैं, है ना, उतना ही बनाएं जितना हम एक बार में कंज्यूम कर सके। और बाहर का हम अगर खाने जाते हैं तो जरूर देखें कि जहां पर हम खा रहे हैं वहां पर अच्छी साफ सफाई है या नहीं है। अगर आपको वहां क्लियरली दिखता है कि साफ सफाई नहीं है तो वहां हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सो अगर खाना मान लीजिए हमें बचाना है, ठीक है, ऐसा अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि मान लो खाना ज्यादा समय तक बचा रहे, सही रहे, तब वहां पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। कई चीजें होती हैं जो आप देखते हैं, जैसे घर में आपके पिकल्स हो गए, अचार हो गए, जैम्स, जेलीज, ये आपके ऐसा नहीं कि आया और आपने तुरंत खत्म कर दिया, इनको आप काफी देर तक इस्तेमाल करते हो। तो ऐसा क्या है जिसके कारण आप उन्हें काफी देर तक इस्तेमाल कर पाते हो? तो वहां पर हम ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जिससे वो काफी दिनों तक यूज हम उन्हें कर सके, तो वो आते हैं आपका अंडर फूड प्रिजर्वेशन। सो बहुत सारे मेथड हैं आपके फूड प्रिजर्वेशन में, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। जो पहला मेथड है आपका फूड प्रिजर्वेशन में वो है केमिकल मेथड। देखिए, कोई भी चीज जो फूड को प्रिजर्व करे, ठीक है, बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को इनहिबिट करे, रोके, होने ना दे, वो आपका कहलाता है प्रिजर्वेटिव। दैट इज कॉल्ड ए प्रिजर्वेटिव, जिसने प्रिजर्व किया। कॉमन प्रिजर्वेटिव्स आर योर वेजिटेबल ऑयल और योर सॉल्ट, ये सब आपके कॉमन प्रिजर्वेटिव है। कुछ केमिकल्स भी हैं लाइक सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सब आपके कुछ केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं आपको फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, या ऐसा कहें कि ऐसा करने के लिए कि हम उसे ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सके, ठीक। फिर दूसरा जो हम देखने आ रहे हैं कॉमन सॉल्ट आपका, ठीक है, नमक, जो आम आपके घरों में हम यूज करते हैं वो नमक। सो आपने देखा ये होगा मीट में, फिश में आपका लगा के कई बार छोड़ दिया जाता है, तो वो काफी समय तक आपका सही रहता है, खराब वो नहीं होता। आपने ये भी देखा होगा कि घरों में आंवला हुआ या मैंगो हुआ, रॉ मैंगो, उसमें भी लगा के उसको छोड़ दिया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि इसके कारण काफी दिनों तक, कुछ दिनों तक हम उसको फिर यूज कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो हम भी बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड समय तक हम यूज कर सकेंगे। अल्टीमेटली वो खाने भी आपके फिर खराब हो जाएंगे धीरे धीरे करके, पर क्या है उस समय बढ़ जाती है, ठीक है, काफी दिनों तक हम उन्हें फिर यूज कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आपका शुगर, चीनी, जो आपका जैम्स में, जेलीज में, स्क्वैशेस में, वहां पर एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। सो शुगर को यूज करते हैं हम जैम्स, जेलीज में। शुगर क्या करता है ना, ये आपका मॉइस्चर कंटेंट को बहुत ही कम कर देता है, ठीक है, जो भी आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको कम कर देता है। तो इससे क्या है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके फिर ग्रो नहीं कर पाते, और आपका फिर वो जो खाना है, जो भी मटेरियल है, वो आपका काफी दिनों तक सही रहता है। आप खुद ही देखे होंगे, आप बाहर से जैम्स लेकर आते हैं और काफी दिनों तक आप उसे यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि बोतल ओपन की और फिर आपको एक दो दिन में उसे खत्म करना है, काफी दिनों तक आप उसको फिर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ऑयल विनेगर, है ना। इसका भी इस्तेमाल आपने घरों में बहुत ज्यादा देखा होगा। जनरली इसका सबसे ज्यादा आपने अपने घरों में देखा होगा ऑयल या विनेगर का, क्योंकि घरों में जो भी आपकी पिकल्स हुआ, फिश, मीट, ये सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने के लिए। अचार जो बनाई जाती है, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारा तेल, ऐसे आपको कई बार लगता होगा कि एक्स्ट्रा तेल दिया हुआ है ना। वो तेल आपके खाने के लिए नहीं है, स्वाद तो वो बढ़ाते ही हैं उस ऑयल में पिकल्स रखने से, पर साथ ही साथ वो प्रिजर्व भी करते हैं उसके अंदर। सो ऐसे ऑयल और विनेगर वाले इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया फिर ग्रो आपके नहीं कर पाते। हमें ना मेन क्या है, उनके ग्रोथ को रोकना है, उनको एक तरह से खत्म करना है, सो दैट वो अपना ग्रो न कर पाए, और जो जब अपनी ज्यादा संख्या में ग्रो नहीं कर पाएंगे तो वो क्या है, आपके खाना को खराब नहीं कर पाएंगे, ठीक। सो पिकल्स हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपका ऑयल या विनेगर का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट जो है आपका, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, वह है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन आपका दिया था लुईस पाश्चर ने। ये बेसिकली मिल्क के लिए था कि मिल्क को किस तरह से कंज्यूम आपको करना चाहिए। जो भी आप मिल्क लेकर आते हैं, मार्केट से लेकर आए या आपका घर में कोई मान लीजिए दूध वाला देकर जा रहा है, वो मिल्क को फिर हमें किस प्रोसेस से गुजारना है सो दैट हम उससे कंज्यूम कर सकें आपका। सो इसमें इन्होंने बताया था कि आपको करना क्या है कि मिल्क को आपको 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। सो फॉर 15 to 30 सेकेंड्स यू हैव टू हीट द मिल्क, है ना, उसे गर्म करना है। कितना टेम्परेचर पे? 70 डिग्री टेम्परेचर या थोड़ा ज्यादा पे आपको इसको हीट करना है, ठीक है। और फिर हीट करने के बाद उसे तुरंत ही आपको फिर चिल्ड कर देना है। तो ये जो हमने हॉट एंड कोल्ड किया, ट्रीटमेंट किया, उसका गर्म करके तुरंत फिर कोल्ड वाला ट्रीटमेंट किया, इससे क्या है आपके फिर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर सर्वाइव नहीं कर पाते इस ट्रीटमेंट से। फिर आपका जो मिल्क होता है वो फिर सेफ हो जाता है और फिर आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज पाश्चराइजेशन। सो पाश्चराइजेशन वो मेथड है जिसमें मिल्क को 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है और उसको फिर तुरंत चिल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये करते हैं हम सो दैट ये हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से आपके माइक्रोब सर्वाइव न कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। सो ये नाइट्रोजन साइकिल है आपका। यहां पर पूरे एक साइक्लिक फॉर्म में आपका एक्सप्लेन किया हुआ है कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन किस तरह से सॉइल में आता है, फिर सॉइल का नाइट्रोजन किस तरह से एटमॉस्फेयर में जाता है। तो एक साइकिल की तरह ये चलता रहता है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं होती। ये नेचर द्वारा अपना एक क्रिएटेड साइकिल है। चलिए इसके छोटे छोटे स्टेप्स को हम देखते हैं। तो पहले इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि किस तरह से भाई आ रहा है आपका। तो आने के आपके दो तरीके हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला तरीका आप देख सकते हैं थ्रू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा है। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो फिक्स कर देते हैं, कहां पर? सॉइल में कर देते हैं। यह हमने आपका देखा है जहां पर हमने बात की थी कि आपका लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होता है रूट नूडल्स में, और वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स, है ना, सॉइल में। सो पहला स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट जिससे वो आ रहा है पहला हो गया ये बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा अभी हम कौन सा स्टेप देख रहे हैं? एटमॉस्फेयर से किस तरह से सॉइल में आ रहा है। तो पहला तरीका इस तरह से याद रखेंगे ना तो आपको ये चार्ट भी याद हो जाएगा, ऊपर से प्रोसेसेस भी याद हो जाएंगे कि भाई एटमॉस्फेयर से सॉइल में लाने का तरीका क्या है। पहला आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा ये काम किया जाता है। दूसरा तरीका है बाई लाइटनिंग। सो लाइटनिंग से भी क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका ब्रेक कर जाता है, फिर वहां से वो वाटर के साथ कंबाइन करके, रेन वाटर के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है, फिर वो आपका पानी के साथ सॉइल में चला आता है, रेन के साथ सॉइल में चला आता है और वहां पर वो प्लांट द्वारा यूज किया जा सकता है। सो सेकेंड मेथड आपका क्या हो गया? लाइटनिंग। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लाने के दो तरीके, बैक्टीरिया द्वारा, लाइटनिंग द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि इनको किस तरह से फिर यूज किया जाता है। सो यहां पर देखिए जो भी सॉइल में आ गया इस प्रोसेस से और इस प्रोसेस से सॉइल में आ गया, सॉइल में यूज कौन करेगा? यूज करेगा कौन? प्लांट करेंगे, है ना। सॉइल से सीधे कौन लेता है इनको? प्लांट्स आपका लेते हैं। ये हमने पढ़ा है प्लांट्स को नाइट्रोजन जरूरी है ना। कई बार इसीलिए अगर उसके अंदर कमी होता है तो हम फर्टिलाइजर्स देते हैं स्पेसिफिक वाले NPK, जहां N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, है ना। तो प्लांट्स ने उस नाइट्रोजन को यूज किया अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर प्लांट को एनिमल ने ईट किया, है ना, खाया, तो उससे फिर ये कहां चला गया? आपका नाइट्रोजन कहां चला गया? एनिमल में चला गया आपका, ठीक है। फिर एनिमल में अभी नाइट्रोजन है, सो एनिमल वेस्ट के थ्रू या उनके डेथ हो जाने पर ये वापस से कहां चला गया? वापस से आपका सॉइल में चला आया, ठीक है। आपको बताया था
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, तो आफ्टर डेथ वो डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोज करके फिर वो कंपाउंड कहाँ चला जाएगा, वापस से सॉइल में चला जाएगा। तो ये स्टेप में हमने क्या देखा, सॉइल से ले लिया प्लांट ने फिर अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया, फिर प्लांट को खाया एनिमल ने, एनिमल में चला गया, फिर एनिमल वेस्ट के थ्रू या अपॉन डेथ ये वापस से कहां चला गया, सॉइल में चला गया आपका। फिर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्रोसेस का उल्टा काम कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर सॉइल में आता है। फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल में है उनको ये वापस किस में, गैसियस नाइट्रोजन में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। सो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल में है उसको वो गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये वापस से कहां चला जाता है, वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एक तरह से ये साइकिल आपका नेचर ने बनाया, ये घूमते रहता है और नाइट्रोजन का हम इस्तेमाल कर पाते हैं और वापस से एटमॉस्फेयर को भी देते रहते हैं, सो दैट कहीं पर भी इसकी कमी नहीं हो सके। ठीक है, सो आज यहाँ वीडियो हम समाप्त करते हैं। ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर यहाँ 2 वीडियो द्वारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।